एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट के साथ एडजस्ट करने में हमारी कॉम्पिटेंस या क्षमता बढ़ाने में रैशनल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग फायदेमंद रहती है या इमोशनल थिंकिंग। प्रश्न का दूसरा पार्ट है, मजबूरी के बाद भी नार्सिसिस्ट का साथ छोड़ देना ज्यादा ठीक है या मजबूरी को देखते हुए साथ रहना? इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं? कहीं साथ रहना ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रैशनल थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तार्किकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भावनात्मकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भावुकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ के परिप्रेक्ष्य में भी ये प्रश्न बड़ा श्रेयस्कर है और बड़ा रेलिवेंट है, सार्थक है, और नार्सिसिस्ट के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन बड़ा सार्थक है। देखिए, इसको और भी ज्यादा आप थोड़ा सा प्रश्न को जो है और ज्यादा कंडेंस कर सकते हैं। रैशनल थिंकिंग की बजाय आप सिर्फ इसको कह दीजिए कि नार्सिसिस्ट के साथ थिंकिंग ज्यादा ठीक है कि इमोशनल होना ज्यादा ठीक है, क्योंकि थिंकिंग हमेशा रैशनल ही होती है। थिंकिंग नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन थिंकिंग जो है उसका नेचर जो है वो लॉजिकल ही होगा, भले ही लॉजिक गलत हो वो एक अलग बात है, लेकिन थिंकिंग हमेशा लॉजिकल या रैशनल ही चलती है। और इमोशंस यानी भावुक होना वो एक अलग तरीके की सिचुएशन है। तो पहले इन दोनों चीजों के बीच में हम पहले फर्क करना समझ लें, तब हम ठीक से इसको समझ पाएंगे कि क्या इसमें ठीक है, क्या इसमें गलत है, हम तभी इसका फैसला कर पाएंगे। याद रखिए, जो आपकी थिंकिंग है, जिसे आप कहते हैं रैशनल थिंकिंग, ये क्या है? ये बेसिकली विश्लेषण है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? एनालिसिस। एनालिसिस के ऊपर अगर आप गौर करके देखेंगे तो एनालिसिस का मतलब होता है चीजों को तोड़ करके देखना। तो अगर आप चीजों को तोड़ करके देखते हैं तो उसका क्या फायदा होगा? चीजों को तोड़ करके अगर आप देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं, तो आप चीज के अंदर तक उसकी जानकारी को देख पाएंगे। और इसका ठीक उल्टा है इमोशनल, भावुक होना। भावुक होना एनालिसिस नहीं है, भावुक होना उसका उल्टा है, यानी सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब है जोड़ के देखना। तो जब आप चीजों को जोड़ करके देखते हैं तो आप उसको पूरा देख पाते हैं। तो रैशनल थिंकिंग का मतलब है चीजों को, क्या, थिंकिंग का मतलब है चीजों को एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना, उनको तोड़ करके देखना। इमोशनल होने का मतलब है चीजों को जोड़ करके देखना, सिंथेसिस के साथ देखना, जोड़ करके देखना। अब जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं, तो छोटे बच्चे को जब कोई खिलौना दिया जाता है तो क्या करता है? वो सबसे पहले खिलौना लेता है, उसके बाद कार है छोटी सी उसके पास, टॉय कार है, उसको पेचकस से खोल देता है। खोलने के बाद उसके अंदर उसके पहिए जो है उसको निकाल देता है। उसके अंदर जो इंजन लगा होता है, छोटा सा फ्लाई व्हील होता है, उसको निकाल देता है। उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है उसको निकाल देता है। सब चीज निकाल देता है। इस तरीके से वो स्क्रू ड्राइवर से उसको खोल देना खिलौने को, उसके पहिए निकाल देना, उसके अंदर का फ्लाई व्हील निकाल देना, ये सब निकाल देने के प्रोसेस को कहते हैं एनालिसिस। छोटा बच्चा यह निकाल निकाल करके एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, ताकि वो खिलौने के बारे में और ज्यादा जान सके। उसके बाद बच्चा जो है, चूंकि खिलौने से उसका लगाव भी है, खिलौने को वो अप्रिशिएट कर पाता है जब खिलौना एक पीस में रहे, यानी पूरा रहे। तो इसलिए फिर से वो फ्लाई व्हील को लगाता है, फिर से वो एनल स्प्रिंग को जोड़ता है, फिर से वो पहिए जोड़ता है, फिर से वो स्क्रू ड्राइवर से कार को नट बोल्ट टाइट कर देता है, नीचे से टाइट कर देता है, स्क्रू टाइट कर देता है, और टाइट करने के बाद फिर से उसका खिलौना तैयार हो जाता है, एक पीस में आ जाता है। तो पहले बच्चा रैशनल थिंकिंग के चलते उसको पीस दर पीस अलग करता है, उसका विश्लेषण या उसका एनालिसिस करता है, और उसके बाद बच्चा क्या करता है? बच्चा उसको फिर से जोड़ के उसकी सिंथेसिस कर देता है, क्योंकि बच्चा उसको एक एक खिलौने के रूप में देखना चाहता है, एक एक रूप में देखना चाहता है, पार्ट्स में नहीं देखना चाहता, एक में देखना चाहता है। इसलिए बच्चा उसको क्या करता है? बच्चा उसको जोड़ देता है। तो जोड़ने के इस प्रोसेस को कहते हैं इमोशनल होना,
और एनालिसिस के इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनल होना या थिंकिंग करना। थिंकिंग यानी एनालिसिस करना, और जोड़ करके देखना यानी इमोशनल होना। अब अगर मान लीजिए कि आप जो है वो सिर्फ थिंकिंग करते हैं, सिर्फ रैशनल है, तो आप क्या करेंगे? आप तोड़ करके देखेंगे, एनालिसिस करते जाएंगे, एनालिसिस करते 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 करते, चूंकि आप सिर्फ रैशनल थिंकिंग आपके अंदर है, तो किसी भी चीज को पूरी तरीके से तोड़ करके उसको नष्ट कर देंगे। क्योंकि आप इमोशनल तो है नहीं, तो आपको उसको जोड़ करके एक में फिर से बदलने का आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ रैशनल थिंकिंग आपके अंदर है। तो आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके उसको तोड़ के देखते जाएंगे, तोड़ते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीज बिखर जाएगी कई पुर्जों में, और इस प्रकार उसकी एकात्मकता या वननेस नष्ट हो जाएगी। यही काम लेफ्टिस्ट लोगों ने किया। लेफ्टिस्ट थिंकिंग कुछ और नहीं बल्कि रैशनल थिंकिंग ही है। रैशनल थिंकिंग एक अच्छी चीज है। रैशनल थिंकिंग से आप चीजों को एनालाइज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लेफ्टिस्ट थिंकिंग ने, लेफ्टिस्ट लोगों ने रैशनल थिंकिंग से चीजों को एनालाइज किया। एनालाइज करने की वजह से ही उन्होंने इतनी किताबें वगैरह लिखी। अपने आप को इतना एजुकेटेड होने का गुरूर वो रखते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपने आइडियोलॉजी को प्लांट करते हैं, नैरेटिव चलाते हैं, चालाकी से जो है चीजों को बदल देते हैं, फैक्ट्स को चेंज कर देते हैं, फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सिर्फ एनालिसिस का नतीजा है। रैशनल थिंकिंग जब भी होगी तो हम यही करेंगे। तो धीरे धीरे वो क्या काम करते हैं कि हर चीज को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते 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 करते, चूंकि भावनात्मकता नहीं है, तो इसलिए किसी भी चीज को, जिस चीज अच्छे इंटेंशन के साथ शुरुआत करते हैं, लॉजिकली शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत में उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं पे राइटिस्ट थिंकिंग को अगर आप देखेंगे, इमोशनल होने को, तो अगर आप सिर्फ इमोशनल हैं, यानी आप रैशनल नहीं है, अगर रैशनल थिंकिंग आपके अंदर नहीं है, सिर्फ इमोशनल है, तो आप क्या काम करेंगे? सिर्फ चीजों को जोड़ देंगे, लेकिन उसके अंदर की क्या चीज है, इसको आप कभी पिक नहीं कर पाएंगे, इसको कभी समझ नहीं पाएंगे। तो आप जोड़ करके हार्मनी का तो मजा ले लेंगे, एकात्मकता का मजा तो ले लेंगे, लेकिन आप उसके अंदर की असलियत को नहीं समझ पाएंगे। और सिर्फ एनालिसिस करने वाला अंदर की असलियत को तो समझ जाएगा, लेकिन एकात्मकता का मजा नहीं ले पाएगा, चीज को वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो रैशनल थिंकिंग अगर बिना इमोशंस के है, तो वो फाइनली जो है चीजों को नष्ट कर देती है। और अगर इमोशंस बिना रैशनल थिंकिंग के हैं, तो वो जीवन का मजा तो लेते हैं, लेकिन जीवन को कभी समझ नहीं पाते। जो जीवन को समझ नहीं पाता वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, और जो जीवन का मजा जीवन को नष्ट कर देता है, उसके हाथ से जीवन का मजा फिसल जाता है। तो आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन ये है कि हम एनालिसिस भी करें, सिंथेसिस भी करें। हमारे अंदर लेफ्टिस्ट थिंकिंग भी हो, हमारे अंदर राइटिस्ट थिंकिंग भी हो। हम एनालिसिस करें, हम सिंथेसिस करें, हम तोड़ के भी देखें ताकि हमें अंदर की रियलिटी पता चल जाए, और हम जोड़ करके भी देखें ताकि हम चीजों की एकात्मकता को न खत्म कर दें। तो इसलिए हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमको भावनात्मक एक हृदय दिया है, और एक इंटेलेक्चुअल माइंड दिया है, एक इमोशनल सेंटर दिया है, एक इंटेलेक्चुअल माइंड दिया है। सिर्फ अगर हम इंटेलेक्चुअल माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो हम चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अगर हम सिर्फ इमोशनल माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो हम चीजों को एंजॉय तो कर पाएंगे, लेकिन हम एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, हम इनोसेंट हो जाएंगे और एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। तो इसलिए इमोशंस और थॉट्स दोनों को साथ में लेकर के चलने की जरूरत है। जब हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं, तो हम इंटेलिजेंट भी होते हैं और इनोसेंट भी होते हैं। जो इंटेलिजेंट होगा वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेगा, और जो इनोसेंट होगा वो इमोशंस का, प्यार का, जिंदगी का मजा ले पाएगा, एकात्मकता का मजा ले पाएगा। इसलिए रैशनल थिंकिंग जितनी जरूरी है, इमोशंस उतने इमोशंस भी जरूरी। जितने इमोशंस जरूरी है, उतनी रैशनल थिंकिंग भी जरूरी है। कोई भी एक चीज हटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा हमेशा। और इमोशंस को दूसरे शब्दों में अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, तो इमोशंस जो है क्या कब आते हैं? इमोशंस जो है वो हम जब किसी चीज को वैल्यू देते हैं तो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं।
तो वैल्यू देना एक अच्छी बात है, एक वैल्यू सिस्टम होना अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी हम सही चीज़ को वैल्यू नहीं देते। तो सही चीज़ को वैल्यू ना देने में इमोशंस की कोई गलती नहीं है। आपका जजमेंट सही नहीं है कि आप जिस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, उस चीज़ को वैल्यू जजमेंट आपका सही नहीं। तो वैल्यू जजमेंट सही ना होने में इमोशंस की थोड़ी गलती है। इमोशंस तो एक प्रोसेस है वैल्यू देने का। अब किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप सही चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशंस आपकी ताकत बन जाएँगे। अगर गलत चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशंस आपको नुकसान कर देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है, इमोशंस गलत नहीं है, क्योंकि इमोशंस तो वैल्यू देने का एक प्रोसेस है। इमोशंस गलत नहीं है, गलत चीज में इमोशंस का इन्वॉल्व होना गलत है। तो सही चीज के साथ अगर इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो हम इसका मतलब सही चीज को वैल्यूएशन देंगे, तो ये तो एक अच्छी बात है। उसी तरीके से गलत चीज को एनालाइज करना भी ठीक नहीं है। सही चीज को एनालाइज करके उसकी रियलिटी को पिक करना, उसके बाद उसको एकात्मकता के साथ, इमोशंस के साथ देख पाना। भारतवर्ष में वेदांत जो है वो सबसे ऊंचा शास्त्र माना जाता है। उपनिषद के अंदर जो है, वेदांत की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वेदांत जो है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और इमोशनल माइंड दोनों को आपस में जोड़ देता है। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आपकी जो रैशनल थिंकिंग है वो सही दिशा में है, तो वो धीरे 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 जो है आपके अंदर इमोशंस को भी ले आएगी, इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर अगर रैशनल थिंकिंग अच्छी है, तो धीरे धीरे इमोशनल वैल्यूएशन में वो कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर इमोशंस रियल है, तो वो धीरे धीरे रैशनल हो जाएंगे। तो ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। लाइफ जो है अलग अलग इनको नहीं करती है, हम इनको अलग अलग करके सोचते हैं, और इसीलिए हम इतना परेशान रहते हैं। तो जहां तक आपका सवाल है, तो आपके अंदर रैशनल और इमोशनल दोनों तरीके की डायमेंशंस मौजूद है। अगर ऐसा ना होता, तो आप इतने थॉट प्रोवोकिंग प्रश्न को पूछ ही ना पाते। आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट उठ रही है कि रैशनल थिंकिंग ज्यादा सही है कि इमोशनल माइंड ज्यादा सही है, इमोशंस ज्यादा सही है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके रैशनल माइंड की वजह से है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग की वजह से आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट उठी है। लेकिन आपका इमोशनल माइंड जो है, वो चीजों को जोड़ करके देखना चाहता है, चीजों को समझना चाहता है, और रिलेशनशिप्स को वैल्यू देना चाहता है। इसलिए आप जो है, आपका इमोशनल माइंड भी डेवलप्ड है। तो आपका आपका इमोशनल माइंड भी डेवलप्ड है और रैशनल माइंड भी डेवलप्ड है। तो ये दोनों माइंड जब आपके वर्क करते हैं, तब आप स्पिरिचुअल टेक्निक्स को भी आसानी से सीख सकते हैं, और लाइफ की राह में आप आसानी से बढ़ भी सकते हैं, जीवन के बारे में ज्ञान भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका ये जो प्रश्न का दूसरा पार्ट है, वो ये है कि क्या आपने नार्सिसिस्ट के साथ, मजबूरी में नार्सिसिस्ट के साथ रहना छोड़ के चले जाना चाहिए, कि मजबूरी में नार्सिसिस्ट के साथ रहना चाहिए? देखिए, मजबूरी में ही हम सब रहते हैं नार्सिसिस्ट के साथ। अगर मजबूरी ना हो तो कौन रहेगा? तो अगर मजबूर नहीं है तो मत रहिए। लेकिन अगर मजबूर हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, कभी-कभी आजीविका, फाइनेंशियल डिपेंडेंस के लिए हम रहते हैं। कभी-कभी हम अकेले रहने में भी हमें जीवन में बहुत खतरा आता है। तो उन सब से बचने के लिए भी हमें किसी का साथ चाहिए होता है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमको कभी-कभी साथ रहना ज़रूरी हो जाता है। यही हमारी मजबूरी है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि हमारी मजबूरी है कि नहीं है। इम्पोर्टेंट ये चीज़ ये है कि हाँ, ठीक है, हम साथ रह रहे हैं अभी, तो साथ रह रहे हैं, तो हम कैसे साथ रहें? कैसे हम स्टेबल रिलेशनशिप रख पाएँ? कैसे हम बिना विक्टिम हुए रिलेशनशिप को चला पाएँ? इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट बात है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन्स पूछने से कोई फ़ायदा नहीं। आपकी रियलिटी ये है कि आप साथ में हैं, अब साथ में हैं, तो जिस वजह से भी साथ में हैं, अब उसको एडजस्ट करिए। कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आप साथ में हैं, तो क्या आप स्पिरिचुअल टेक्निक को नार्सिसिस्ट के साथ फॉलो करते हुए साथ में हैं, कि बिना स्पिरिचुअल टेक्निक को फॉलो करते हुए साथ में?
अगर आप कोई स्पिरिचुअल टेक्निक नहीं फॉलो कर रहे हैं और नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम में डाल सकता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, तो नार्सिसिस्ट के साथ रहना धीरे-धीरे आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा। देखिए फाइनली तो नार्सिसिस्ट किसको चोट पहुँचाता है? नार्सिसिस्ट आपकी पर्सनैलिटी को चोट पहुँचाता है। नार्सिसिस्ट आपकी सेल्फ इमेजेस को चोट पहुँचाता है। नार्सिसिस्ट आपकी कंडीशनिंग्स को चोट पहुँचाता है। नार्सिसिस्ट आपके बिलीफ सिस्टम को चोट पहुँचाता है। आपकी ये जो सेल्फ इमेजेस हैं, आपकी जो ये मान्यताएँ हैं, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, ये सब आपस में मिल करके आपका मैं का फीलिंग बनाते हैं, आई का फीलिंग बनाते हैं, मैं की फीलिंग बनाते हैं। हम सब मैं के नशे में डूबे रहते हैं। यही मैं का नशा जो है, वो है आपकी पर्सनैलिटी। तो जब नार्सिसिस्ट मैं के ऊपर चोट पहुँचाता है आपके, तो दुःख होता है आपको। लेकिन जब वो मैं के ऊपर चोट पहुँचाता है, तो आप अगर मैं में ना रह करके बल्कि मैं के को देखने वाले बन जाएँ, यानी मैं से आप पीछे सरक जाएँ, अपने रियल सेल्फ में चले जाएँ और मैं को चोट खाता हुआ, मैं को बदलता हुआ देखें, तो आप जो है मैं के ऊपर पड़ने वाली हर चोट, मैं के ऊपर पड़ने वाली हर चोट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे आपका मैं यानी आपकी पर्सनैलिटी यानी आपका मैं का नशा धीरे-धीरे पैसिव होता जाएगा। जैसे-जैसे मैं का नशा पैसिव होता जाता है, वैसे-वैसे आपका रियल सेल्फ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे-जैसे रियल सेल्फ स्ट्रॉन्ग होता जाता है, वैसे-वैसे आपको दूसरे से वैलिडेशन प्राप्त करके खुश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपका सेल्फ ही आपको वैलिडेट करता है, क्योंकि सेल्फ ही वैलिड है, क्योंकि सेल्फ हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए सेल्फ ही रियल है, सेल्फ ही वैलिड है और जो चीज़ वैलिड है वही आपको वैलिडेशन देने लग जाती है, तो आप दूसरे के वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो पहले तो आप वीक महसूस करते हैं नार्सिसिस्ट के साथ रह के, लेकिन जब आप अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, से बॉडी, माइंड, पर्सनैलिटी से अलग करके अपने आप को देखते हैं, बॉडी, माइंड, पर्सनैलिटी से अलग देखते हैं अपने आप को और आप बॉडी, माइंड, पर्सनैलिटी का देखने वाला बन जाते हैं, तो आप अपने रियल सेल्फ में आ जाते हैं। जब आप अपने रियल सेल्फ में आ जाते हैं, तब आपको पता है कि जितना पर्सनैलिटी हर्ट होगी, उतना ही आपका रियल सेल्फ स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग होगी और जितना आप स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही आप अपने वैलिड सेल्फ में रहेंगे, रियल सेल्फ में रहेंगे, तो आपको बाहर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपने आप को वैलिडेट करा पाएँगे क्योंकि सेल्फ वैलिड है। इसीलिए आपको खुद आप हैप्पीनेस का एक सोर्स अपने अंदर के खुद के हैप्पीनेस को सोर्स को महसूस कर पाएँगे, क्योंकि रियल सेल्फ ही जो है हैप्पीनेस का सोर्स है। क्योंकि रियल सेल्फ जो है उस उसके अलावा और रियल सेल्फ जो है वो चूँकि वैलिड है, चूँकि रियल है, बाकी सब चीज़ अनरियल है, क्योंकि बाकी सब चीज़ बदलती रहती है, इसलिए हैप्पीनेस का सोर्स भी रियल सेल्फ ही है। तो जब आपकी हैप्पीनेस आपके रियल सेल्फ से आने लग जाती है, तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसे कहते हैं नार्सिसिस्ट को यूज़ कर लेना। तो जो भी स्पिरिचुअल टेक्निक को फॉलो करेगा, वो नार्सिसिस्ट को यूज़ कर लेगा और जो नार्सिसिस्ट को यूज़ कर लेगा, वो अपने अंदर के कोडिपेंडेंट पैटर्न्स को भी ब्रेक कर देगा। वो अपने अंदर के ऐसे पैटर्न्स को ब्रेक कर देगा, जो नार्सिसिस्ट को खींचते हैं। हमारे अंदर के कोडिपेंडेंट पैटर्न्स नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम बार-बार वैलिडेशन के लिए नार्सिसिस्ट के पास जाते हैं। हम चाहते हैं नार्सिसिस्ट हमें रिकॉग्नाइज़ करे, हमें वैलिडेट कर दे, इसलिए हम उसके हर तरीके की टॉक्सिसिटी को सहते हैं। तो लेकिन जब हम धीरे-धीरे अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी पैसिव हो जाती है, तो हमें नार्सिसिस्ट से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम खुद अपने आप को वैलिडेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ खुद वैलिड है। तो ये धीरे-धीरे चूँकि आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आगे आपको इसका कोई नुकसान नहीं पहुँचाना झेलना पड़ेगा, बल्कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के उभरेंगे। तो हाँ, अगर आप स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो करते हैं, तो आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप कोई किसी भी तरीके की विक्टिम आइडेंटिटी होगी, उस विक्टिम आइडेंटिटी से आप जीत हासिल कर लेंगे। क्योंकि आप जो चीज़ टूट रही है आपके अंदर, जो चीज़ दुखी है, जो सेल्फ इमेजेस दुखी हैं, आप उनसे अलग करके अपने आप को देख रहे हैं, तो आप उनके टूटने या ना टूटने से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो नार्सिसिस्ट आपके सामने चीख के बोलेगा,
तो आपको बुरा लगेगा, तो आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि क्या मेरे अंदर बुरा लग रहा है, किस चीज को बुरा लग रहा है? तो आप कहेंगे मेरी सेल्फ इमेज को बुरा लग रहा है, मेरी इस कंडीशनिंग को बुरा लग रहा है कि कोई मुझसे तेज ना बोले। मुझे थोड़ी बुरा लग रहा है, मैं तो रियल सेल्फ हूँ, मैं तो इन सब चीजों को देखने वाला हूँ। इस तरह बात पर्सनैलिटी के ऊपर डाल देंगे, हार्ट्स पर्सनैलिटी के ऊपर डाल देंगे, और चूंकि आप उससे अलग हैं इसलिए आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। इस तरह धीरे धीरे आपका रियल सेल्फ स्ट्रांग होता जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये एक सही रास्ता है आपने जो चुना है। और ये ट्रॉमा बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि ट्रॉमा बॉन्ड तो तब होता है जब आप नार्सिसिस्ट के साथ वैलिडेट करने की बार बार कोशिश करें। आप तो नार्सिसिस्ट के साथ वैलिडेट कर ही नहीं रहे हैं, आप तो स्पिरिचुअल टेक्निक्स फॉलो करके इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने सेल्फ को खुद वैलिडेट कर रहे हैं, अपने आप को खुद वैलिडेट कर रहे हैं। तो नार्सिसिस्ट को तो यूज कर रहे हैं आप स्ट्रांग बनने में। तो ये कहाँ ट्रॉमा बॉन्ड है? ये धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथ देता जाएगा और आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएंगे।